हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैन्स वर्ल्ड। और अब तक आपने देखा कि जो अपना जाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग को कस के गले लगा लिया होता है और वो बहुत ही रो रहा होता है। वैन पूछ रहा होता है पर जाओ कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है। जाओ सोचता है कि वो बता दे वैन को, फिर जाओ को याद आता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि अगला जन्म हुआ है और उसने अगले जन्म में जाओ को खा लिया था तो उसे एक और गिल्ट हो जाएगा और फिर वो इंसान उस पर हावी पड़ जाएगा। इसलिए जाओ उसे कुछ नहीं बताता है और उसे हक किया हुआ ही रहता है। जाओ बोलता है मुझे कमरे में ले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कमरे में ले जाओ। वैन बोलता है ठीक है उठो तो सही, फिर ले जाऊँगा ना। जाओ बोलता है नहीं, गोद में उठा के ले जाओ मुझे। वैन सुन के शौक रहता है और कहता है आजू तुम्हें क्या हुआ है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊँ। जाओ बोलता है तो क्या, मैं इतना मोटा भी नहीं हो गया हूँ, तुम मुझे ले जा सकते हो। और जाओ अभी भी हल्का हल्का रो ही रहा होता है। वैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ। फिर वैन जाओ को गोद में उठा लेता है और उससे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। जाओ ने एकदम बच्चे की तरह वैन को पकड़ रखा होता है, उसका चेहरा भी बहुत अजीब हो गया होता है रो रो के। अपना वैन तो यही सोच रहा होता है कि अचानक से उसके आंसू को हो क्या गया। वैन केजिंग जाओ जिसू को कमरे में ले जाता है और उसे बेड पे लेटा देता है। वैन खड़ा ही रहता है तो जाओ हल्का सा बेड पे साइड हो जाता है और इशारा करता है बेड पे बैठने का। वैन बोलता है मैं। जाओ बोलता है तो और कोई है क्या यहाँ पे। वैन कहता है आप बैठ जाता हूँ और वैन वहाँ पे बैठ जाता है। जाओ कहता है लेट जाओ। वैन कहता है क्यों। जाओ कहता है लेट जाओ। फिर वैन वहाँ पे लेट जाता है। वैन के दिमाग में अभी भी चल रहा होता है कि अचानक से आजू को हो क्या गया है। वैन बोलता है आजू आप रो क्यों रहे थे, आप मुझे बताएंगे नहीं। पर जाओ इस बात का जवाब नहीं देता है और कहता है मुझे किस करो। ये सुन के वैन अपने बिस्तर से उठ जाता है और जाओ की तरफ देखने लग जाता है। वैन कहता है आपने क्या कहा। जाओ कहता है कान में खराबी हो गई है क्या, मैंने कहा मुझे किस करो। वैन कहता है आजू आप पागल हो गए हैं क्या, आप क्या बातें कर रहे हैं अचानक से। जाओ गुस्से में कहता है तुम ना, और ये कहते ही वैन का कपड़ा पकड़ लेता है और उठ जाता है और खुद ही वैन को किस कर लेता है। वैन की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई होती है। वैन जाओ से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है पर जाओ उसका कस के बाल पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। अब वैन भी आंखें बंद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। अब जाओ वैन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से खुद के कपड़े का ही बेल्ट लूज करने लगता है। वैन अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है पर जाओ उसे हटाने ही नहीं देता है, इसलिए वैन को वो करना पड़ता है तो जाओ करना चाहता था। अब जाओ अपने बेल्ट का कपड़ा लूज करवा देता है और वैन का हाथ अपने कपड़े के अंदर डालने लगता है। अपने वैन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, पर वो अभी भी जाओ को किस कर ही रहा होता है। अब जाओ धीरे धीरे करके वैन के ऊपर बैठ जाता है। अब जाओ जैसे ही ऊपर जाता जा रहा था वैसे ही वैन नीचे लेटता जा रहा था। अब जाओ वैन को प्लेजर देने लग जाता है, जिस वजह से वैन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब जाओ वैन के कपड़े का बेल्ट लूज कर देता है और हल्का हल्का उसके शरीर से कपड़े हटाने लगता है और उसके शरीर पे किस करने लगता है। अब वैन बेचारा अपना पूरा अनकंट्रोल हो गया था। वैन जाओ के हैंड पे किस करता है और हल्का सा बाइट भी कर देता है, जिस वजह से जाओ के ना खून भी निकलने लगते हैं। वैन जैसे ही देखता है कि जाओ के खून निकल रहे होते हैं, वैन वापस कंट्रोल में आ जाता है, अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सॉरी बोल रहा होता है। जाओ ये देख के मुस्कुराता और कहता है एकदम मेरी तरह ही पागल हो तुम, और ये कहते ही वैन पे लेट जाता है। अब जाओ मन में कहता है जब मैंने भी लाओ वैन को बाइट किया था तो मेरा भी चेहरा ऐसे ही हो गया था जैसे अभी लाओ वैन का हो गया है। अब वैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि जाओ ने अचानक से ऐसा क्यों किया। अब जाओ वैन से उठ जाता है और उसकी आंखों पे तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या। अब वैन कहता है अब। जाओ कहता है मतलब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या। वैन कहता है ऐसी बात नहीं है, आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आजू, आप मेरी जान है। जाओ एक क्यूट सा चेहरा बना के बोलता है तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, सब तो मैं ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊँ। वैन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से आप तो मुझे दूर रहने को कहा करते थे और अचानक से आप ही मेरे पास आ रहे हैं। अब जाओ को शर्म आ रही होती है, फिर भी वो गुस्सा दिखाता है और कहता है सब कुछ अचानक ही होता है ना,
सब चीज अचानक होता है। अब जाओ को शर्माता देख के वैन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैन कहता है पहली बार मैं आपको शर्माता हुआ देख रहा हूँ आजू। अब जाओ एक पाउट बना लेता है और वैन के कान पे हल्का सा बाइट कर देता है। वैन कहता है अरे। आजू कहता है तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, हमेशा से बोरिंग ही रहे हो तुम, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, सारी मेहनत मैं ही करूँ क्या, फर्स्ट टाइम मैंने ही किस किया था तुम्हें। अपना वैन कहता है आजू आप भूल रहे हैं, सबसे पहले मैंने किस किया था आपको जंगल में। अब जाओ अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है मैं ये अगले जन्म की बातें क्यों कर रहा हूँ। अभी जाओ ने बहुत धीरे बोला होता है पर वैन को फिर भी सुनाई दे दिया होता है। वैन कहता है अगले जन्म की बात है। जाओ वैन को और कुछ नहीं कहने देता है और उसके लिप पे किस करने लग जाता है। वैन कहता है वैन बस ऐसे ही कर रहा होता है। फिर जाओ हटता है और कहता है तुम कुछ करना नहीं चाहते हो तो बोल दो, बात क्यों घुमा रहे हो। अपना वैन मुस्कुराता और कहता है अच्छा। जाओ कहता है हाँ। फिर वैन एक डेवल वाली स्माइल देता है और अपना असली रूप दिखा देता है। और गाइस प्लीज यूज एयरफोन। वैन जाओ को अपने पास खींच लेता है, उसे नीचे लेटा देता है और उसके नेक पे एक लंबी सी लिक करता है और फिर सक करने लग जाता है। अब वैन धीरे धीरे करके जाओ के लोअर पार्ट पे जा रहा होता है और जाओ की सांसें बढ़ने लग जाती है। जाओ मौन करने लग जाता है और वैन केजिंग का बाल बहुत ही कस के पकड़ लेता है। अब ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन और जाओ पूरे नेकेड रहते हैं और प्यार से सो रहे होते हैं। वैन तो अपना नींद में सो रहा होता है पर जाओ की अभी भी आंखें खुली हुई रहती हैं और जाओ प्यारी से स्माइल दे रहा होता है। जाओ मन में कहता है मुझे याद है अपने अगले जन्म की बातें, पर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, मुझे वो बात याद नहीं आ रही जो ज़रूरी है मुझे जानना। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये हुआ क्यों और मैं 1 महीने तक वैन से मिलने क्यों नहीं आया। जितना वैन ने लिखा था मुझे वही सब याद क्यों आया, बाकी चीज़ याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मुझे याद। जाओ गुस्से में अपना मुट्ठी बंद कर लेता और वैन की तरफ देख रहा होता है। जाओ मन में कहता है पर मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये सब किया है ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है बाई के साथ कोई इंसान भी मिला हुआ था, अब वो इंसान कौन है मुझे पता लगाना और उसे जान से मार डालना है, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। उस दोनों ने ही मिलके मुझे मेरे वैन से जुदा कर दिया। मैं बाई को और उस इंसान को जान से मार डालूंगा। और जो हमारा अब्जाव रहता है ना उसे अगले जन्म की वही बातें याद रहती है जो वैन ने बुक में लिखी हुई होती है, बाकी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि वो 1 महीने तक क्यों वैन से मिलने नहीं गया था। वैन मन में ही कहता है हाँ ये बाई वो अभी तक जिंदा होगा, उसे पता होगा सब कुछ, पर वो है कहाँ पे है ये बाई। अब हमें वही गुफा दिखाया जाता है जहाँ पे वही इंसान अपने कबूतर के सर पे हाथ फेर रहा होता है। अब हमें फाइनली उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं अपना ये बाई ही रहता है। अब ये बाई एक बात याद करता है और हम अब एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब वैन और ये बाई ने बाई को हरा दिया होता है। अब जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब बहुत सारे इंसान उनको मारना चाहते थे। और मारना क्यों चाहते हैं अगर आप मेरे एफएफ देख ही रहे हैं तो पता ही होगा, पावर के लिए। अब वैन को गुस्सा आ रहा होता है और वो उनको भी मारना चाहता था, मतलब अपने ओल्ड वैन की बात चल रही है। अपने ओल्ड वैन को गुस्सा आ रहा होता है और वो उन सबको मारना चाहता था, पर ये भाई उसको शांत करवाता है और कहता है रहने दो इन सबको, हम एक और बॉर्डर बनाएंगे। वैन कहता है क्या? ये भाई बोलता है मेरे पास अब शक्ति नहीं है, तुम्हें बॉर्डर बनाना पड़ेगा। अब वैन अपनी शक्ति से बॉर्डर बनाता है और इंसानी लोक से अलग हो जाता है। तब से ही 3 पार्ट हो गया था, एक डार्क भूत घाटी जहाँ पे वो सारे जानवर रहते हैं जो इंसान के रूप में बदल जाते हैं, और एक भूत घाटी जो अपने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। वो जितना भी कब्रिस्तान वाला एरिया था ना उसको वैन ने अपने घर बना लिया था। अब वो जगह उतना तो बड़ा नहीं रहता है पर बहुत छोटा भी नहीं रहता है। अब ये भाई और अपने वैन केजिंग ने दोनों ने अपने अपने शक्ति से बॉर्डर बनाया होता है, इसलिए वो दोनों कमजोर हो गए होते हैं, वो अपनी शक्तियों का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसलिए वैन केजिंग जब भी ब्लैक पैंथर बनता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, या फिर वो हीलिंग की शक्ति यूज करता है तो वो कमजोर फील करता है। अब वैन केजिंग ने धीरे धीरे ही वहीं पे रह के अपना घर बना लिया होता है अपने शक्ति से। वो बहुत सारे लकड़ी का घर बनाया होता है और उस समय बाई और वैन केजिंग एक साथ में ही रहते थे, पर ये बाई का बनाया हुआ कवच थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता रहता था बीच बीच में, जिस वजह से वो जो लोग रहते हैं वो वहीं से बैठ के जादुई हमला करते हैं इंसान लोगों पे, जिस वजह से इंसान को लगता था कि ये भूत घाटी वाले कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई बलि चाहिए मारने के लिए। तब से वो लोग हर साल एक बलि भेजने लग गए। ये भाई हर एक महीने में वहाँ पे जाके एक रिचुअल करता, जिस वजह
से वो कवच कभी कमजोर नहीं पड़ती। पर इंसानों के मन में ये बैठ गया था कि भूत घाटी वालों को एक बलि चाहिए और वो हर साल एक बलि भेजते थे। अब काफी समय हो जाता है, 5 साल बीत गए होते हैं। ये भाई ने जैसे तैसे करके एक मंत्र बनाया होता है जिस वजह से इंसान लोग भूल गए होते हैं कि भूत घाटी के पास शक्ति क्या है। अब भूत घाटी एक अच्छा खासा विलेज बन गया था और अपना वैन केजिंग भी किसी को अपनी शक्ति देने वाला था। वैन केजिंग ने ये बात किसी को नहीं बताई होती है, बस एक फैमिली को छोड़ के। वो उस फैमिली को बात बताता है और अपना सरनेम देता है, वैन सरनेम, और अपनी शक्ति भी देता है। वैन केजिंग ये वादा लेता है उन लोगों से कि शक्ति का गलत उपयोग ना करे और सबकी मदद करे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बढ़ाते रहे। वैन केजिंग जो शक्ति देता है वो किसी लड़के को नहीं देता है, एक छोटी सी लड़की को देता है। अब जब वैन केजिंग अपनी शक्ति उस बच्ची को दे रहा होता है ना, तब ये भाई भी वो सब देख रहा होता है। वैन भले ही मर रहा होता है पर उसकी आंखों में ना एक अलग सी शांति थी और उसके होठ पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। वो इसलिए खुश था कि वो अब मर सकेगा और अपने जाओ जिसू के पास जा सकेगा। अब वैन केजिंग के मरने के बाद से ही ये भाई वो शहर छोड़ के चला गया था, मतलब भूत घाटी छोड़ के चला गया था और इस गुफे में आके बस गया था। वैन के मरने के बाद ये भाई वहाँ से चला जाता है। अब 500 साल बीत गए होते हैं और ये भाई उसी गुफे में रहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो ये भाई बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जन्म में तुम दोनों को तुम्हारा प्यार मिल जाए और उस बाई को मौत और वापस सब कुछ पहले जैसा होए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हमें डार्क भूत घाटी दिखाती है जहाँ पे वही इंसान रहता है। उस इंसान का चेहरा दिखता है तो वो और कोई नहीं बाई रहता है। बाई अपने सिंहासन से उठता है और कहीं जाने लगता है। उसका महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा सुनसान भी था। वहाँ पे बहुत कम लोग थे। अब बाई एक कमरे में जाता है तो उस कमरे में बहुत बड़ी फ़ोटो रहती है, उसकी, ये बाई की और जाओ जिसू की और उसकी माँ की। बाई उस फोटो में अपनी माँ को छूता है और कहता है, मेरी माँ ही अच्छी थी, मेरी माँ ने ही मेरे लिए कुछ किया, तुम लोग तो बहुत गंदे थे, मुझे तो तुमसे नफरत है। अब बाई उस फोटो से थोड़ा दूर जाता है और कहता है, मेरी माँ ने मेरे लिए जान दे दिया ताकि जाओ जिसू तुम ना जा सको 1 महीने तक घर से बाहर। फिर बाई एक स्माइल देता है। बाई बोलता है, बहुत अजीब है ना सब कुछ, मैंने सोचा ही नहीं था मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम सब मेरे पाँव के चींटी बन जाओगे, मैं तुम्हें एक पाँव रख के रोंग सकता हूँ। अब बाई उस घर में ही घूम रहा होता है और कह रहा होता है, वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा था जब पहली बार इंसानों ने यहाँ पे कदम रखा था। उस दिन मुझे पता चला मेरी शक्ति की ताकत। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वैन के बाद कोई इंसान वहाँ पे आ गया था और जाओ जिसू ने उससे बहुत अच्छे से लड़ा था और उसको आदेश दिया था बाहर निकालने का और खुद वहाँ से चला जाता है ये बोल के। जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है और ये भाई भी उसके साथ चले जाते हैं। अब बस वहाँ पे 3 सैनिक थे और अपना बाई था वहाँ पे। बाई उन इंसानों को ही घूर घूर के देख रहा होता है। बाई अपने नाक पे हाथ रखता है और कहता है, इनकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है, ये मुझे अपने तरफ मोह रही है, क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ। बाई ये अभी सब कुछ मन में बोल रहा होता है। बाई फिर उन तीनों सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश देता है और कहता है, इनको मैं ही बाहर छोड़ दूंगा। वो तीनों सैनिक मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनके राजा का भाई था, इसलिए उनको वहाँ से जाना पड़ता है। वो सैनिक जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं, बाई उन इंसानों को थोड़ा दूर ले जाता है और उनके बॉडी को स्मेल करने लग जाता है। फिर बाई टाइगर का रूप लेता है और उसमें से एक इंसान को खाने का सोचता है। बाई एक इंसान का हल्का सा मांस खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो पूरे इंसानों को खा जाता है। फिर इंसानों को खाने के बाद जब बाई घर जाता है तो अपनी शक्ति का हमेशा की तरह प्रयास करता है और वो देखता है कि इस बार वो शक्ति कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर सकता है। मतलब उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और जहाँ पे बाई हल्के से चीज़ को लावा बना सकता था, अब बाई पूरे स्टोन को लावा बना सकता है। बाई के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो अगर इंसान खाएगा तो उन्हें ताकत मिलेगा। अब ये बाई और जाओ जिसू से हमेशा दूर रहा करता था, वो दूर से ही उन्हें देखता था, उनसे बात नहीं करता था। जब एक बार जाओ जिसू और ये बाई बात कर रहे होते हैं तब ये बाई उनकी बात सुन लेता है। जाओ जिसू ये से कह रहा होता है कि मुझे ना वैन से प्यार हो गया है। तभी ये कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, वो इंसान, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो। जाओ बोलता है, मुझे नहीं पता पर मुझे हो गया है। बाई बस इतना ही बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। बाई बोलता है, एक इंसान से प्यार करना पागलपंती की बात है, यहाँ का राजा अगर ऐसी हरकतें करेगा
तो प्रजा कैसे चलेगी। अब वहाँ पे जितने भी इंसान आते थे बाई उनको लेके जाके खा जाता था। बाई हमेशा अकेले रहा करता था पर उसके पास एक ही लड़की ज्यादा रहा करती थी। वो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी और कहीं ना कहीं बाई भी उससे प्यार करता था पर कहता नहीं था। अब धीरे धीरे ये और जाओ जिसू को बाई पे शक होने लगा और जाओ ने तो बाई को वार्निंग ही दे दी थी कि अब एक और इंसान गायब हुए तो तुम्हें बहुत कठिन सजा मिलेगी। इस बात से बाई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पूरे भूत घाटी में अफवाह फैला देता है कि इंसान को खाने से ताकत मिलता है। अब ये बात जानने के लिए बहुत सारे लोग इंसान खाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ताकत भी मिल रहा होता है, इसलिए उनको पता चल जाता है कि इंसान खाने से सच्ची में ताकत मिलता है। अब बाई एक और चाल चलता है और इंसानों के बीच में ये बात फैला देता है कि भूत घाटी में जानवर रहते हैं जो इंसानों का रूप ले सकते हैं और उन्हें खाने से उनकी शक्ति तुम्हें मिल जाती है और जो भी ब्लैक पैंथर की शक्ति लेता है वो भूत घाटी का राजा बन जाता है और उसके पास बहुत अजीम शक्ति आ जाती है। अब बाई ये अफवाह फैलवा तो देता है पर उसको एक और चीज करना होता है। बाई को 1 महीने तक जाओ को घर के अंदर ही रखना होता है ताकि जाओ कहीं बाहर ना जा सके और ये अफवाह उसके कानों में ना आए ताकि वो कुछ ना कर पाए। इस वजह से बाई अपने ही माँ को अपने हाथ से मार देता है क्योंकि भूत घाटी का एक रिवाज है कि माँ के मरने के बाद बेटा या फिर बेटी 1 महीने तक घर से बाहर निकलते, इसलिए बाई अपने ही हाथ से अपनी माँ को मार देता है। अब बाई जानता था कि आगे क्या होने वाला है, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, पर बाई ये भी जानता था कि जाओ जिसू वो सब कुछ सही कर सकता है, इसलिए बाई जाओ जिसू की शक्तियाँ छीनना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। पर बाई को पता चलता है कि एक 12 सींगों वाले हिरन को मारने के बाद उनके सींग से एक चीज बनता है जिससे किसी भी इंसान की शक्ति 3-4 दिन के लिए काम नहीं करती। अब बाई कैसे भी करके 12 सींगों वाली हिरन ढूंढ लेता है क्योंकि वो बहुत कम ही मिलती है और वो हिरन रूप नहीं बदल सकती है। अब बाई उस हिरन को मारने के बाद उनके सींगों से वही चीज बनाता है और जाओ जिसू के खाने में मिला देता है, जिस वजह से जाओ जिसू अपने ब्लैक पैंथर की शक्ति ढंग से यूज नहीं कर पाता है, मतलब वो हीलिंग नहीं कर पाता है और ना ही कुछ वुड निकाल पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदल सकता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है तो अपना बाई कह रहा होता है मेरी माँ ने मेरी वजह से जान दे दी, कितनी अच्छी थी ना मेरी माँ, कितना मानती थी मुझे, और तुम लोग पता नहीं तुम्हें अपनी ताकतों का इतना गुमान क्यों था। आज देखो ना सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं। अब बाई जाओ जिसू की फोटो को देखता है और कहता है जाओ जिसू मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। बाई ये कहते ही पूरे कमरे में आग लगा देता है और उस कमरे से निकल जाता है। पूरा कमरा जल के राख हो जाता है, वो पूरी तस्वीर जल गई होती है। अब हमें एक और जाओ जिसू की तस्वीर दिखाई जाती है जो एक जगह पे लगी हुई होती है और उस जगह के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। वो अपना डाक भूत घाटी ही होता है पर ये वो वाली जगह होती है जहाँ पे सारे अच्छे लोग रहते हैं, मतलब जिसने भी इंसानों को नहीं खाया, यहाँ पे वो सारे लोग रहते हैं। उनमें से एक बच्चा जाओ जिसू की फोटो पे टकरा जाता है तो एक बूढ़ा आदमी आके कहता है बेटा खेल लो पर इस फोटो को खराब मत करना, ये हमारे यहाँ के राजा हैं, बहुत अच्छे राजा। वो बच्चा कहता है पर हमारे यहाँ के राजा तो कोई और है ना, और वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कहता है वो राजा नहीं है, वो बहरूपिया है जिसने सिंहासन हासिल किया है, हमारा राजा तो यही है और मुझे पूरा यकीन है हमारा राजा आएगा और उस इंसान को मार के हमें आज़ाद करेगा। और वो बच्चा खुशी से कहता है सच्ची में ये आएंगे हमें बचाने। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, ये जरूर आएंगे। अब उन बच्चों की माँ भी पास में खड़ी रहती है जो अपने बच्चों को बुलाती है और कहती है बच्चों खाना खा लो, और वो बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है राजा जाओ आप जरूर आएंगे। अब हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो जंगल में चल रहा होता है। जाओ जिसू चलते चलते उस गुफे के अंदर जाता है और सामने देखता है कि वैन केजिंग नीचे बैठा हुआ है और उसने अपने गले में अपना हैंड फैन रखा हुआ है जिससे वो अपना गला काटना चाहता है। वैन केजिंग कह रहा होता है मैंने तुम्हें मारा है, मैंने तुम्हें मारा है। जाओ जिसू घबराते हुए जाता है वैन केजिंग के पास और कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या मारा है। वैन कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने अगले जन्म में तुम्हें मारा है ना, मैंने तुम्हें खा लिया, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। जाओ जिसू बहुत समझाता है पर वैन समझता ही नहीं है और अपना गला काट लेता है। जाओ तेज चिल्लाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जाओ जिसू का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया होता है, उसने अपने सर पे हाथ रख लिया होता है और वो कह रहा होता है सपना था, ये एक सपना था, मैं
कुछ भी हो जाए मैं वैन को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे लाओ वैन को कुछ हो, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा। अब जाओ वैन की तरफ देखता है जो मजे से सो रहा होता है और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहती है, जिस वजह से अपना जाओ भी एक स्माइल करता है और उसके हेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है अपना ड्रेस पहन के। जाओ किचन में जाता है और कहता है आज मैं अपने लाओ वैन के लिए मस्त मीट बनाऊंगा, उससे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। अब जाओ जिसको बनाने ही वाला था, पर उससे पहले किचन में मैडम वैन, गुसजान और काओ वैनिंग आ जाते हैं और उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैडम वैन कहती है क्या बात है जाओ, आज तुम बहुत जल्दी जग गए। अब ना जाओ खुश होके बोलता है हाँ मैडम वैन, आज मेरी नींद जल्दी खुल गई। अब वैन केजिंग की माँ मुस्कुराती है और कहती है कितनी बार कहा है माँ बोला करो, तुम्हारे मुंह से मैडम वैन मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। अब जाओ बोलता है ठीक है मम्मी जी, आज से मैं आपको मम्मी जी बोलूंगा। मैडम वैन कहती है ठीक है, वैसे तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। अब ना जाओ जैसे स्माइल कर रहा होता है और वो कह रहा होता है हाँ खुश तो आज मैं बहुत हूँ। अब मैडम वैन की और काओ वैनिंग की एक साथ में नज़र पड़ती है जाओ जिसू के नेक पे, जहाँ पे बहुत सारे लव बाइट हो गए थे और लव बाइट देख के दोनों समझ जाते हैं कि कल नाइट को हुआ क्या था और जाओ इतना क्यों खुश है। मैडम वैन के चेहरे से स्माइल रुक ही नहीं रही होती है और उन्होंने अपने होठ पे अपना हाथ रख लिया होता है। काओ वैनिंग भी स्माइल कर रहा होता है और अपने बेचारे गुसजान, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अपना जाओ जिसू भी सोचने लग जाता है कि अचानक दोनों को क्या हुआ, ये इतना शर्मा क्यों रहे हैं। अपनी गुसजान पूछ ही लेती है मैडम वैन, काओ वैनिंग आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं, क्या हो गया है। मैडम वैन कहती है कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। गुसजान बोलती है बोलो ना। तभी काओ वैनिंग बोलता है गुसजान कुछ नहीं हुआ है। अब अपनी गुसजान गुस्से में एक पाउट बना लेती है और ऐसे चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर गुसजान की नज़र भी जाओ जिसू के नेक पे पड़ती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। गुसजान जाओ जिसू को बोलती है मास्टर शू आपको किसी ने काटा है क्या, देखिए आपके गले में पूरा रेड रेड हो गया है, कोई कीड़ा काट लिया क्या। अब जाओ जिसू बोलता है रेड रेड, फिर अपने गले पे हाथ रखता है तो उसे याद आता है कि लव बाइट बहुत ही हो गए थे उसके शरीर में, इसलिए अब अपने जाओ जिसू को भी शर्म आने लग जाती है और वो अपनी नज़रें झुकाने लग जाता है। अब मैडम वैन और काओ वैनिंग बहुत तेज़ तेज़ हंसने लग जाते हैं और गुसजान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। गुसजान बोलती है अब आप हंस क्यों रहे हैं, पर मैडम वैन बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैडम वैन जाओ जिसू से कहती है शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप शादीशुदा हो तो ऐसा तो एक बार जिंदगी में होता ही है। और ये कहते ही मैडम वैन वहाँ से चली जाती है। अब अपने जाओ जिसू को और भी शर्म आने लग जाती है और उसकी तो नजरें उठ ही नहीं रही होती है। अब गुसजान जाओ जिसू बोलती है मैं आपके लिए ना गले पे लगाने के लिए एक लेप ला दूंगी, पर मुझे अभी मैडम वैन से बात करना है इसलिए मैं जाती हूँ, बाय बाय मास्टर शू। और ये कहते ही गुसजान वहाँ से चली जाती है। गुसजान के जाते ही काओ वैनिंग जाओसू के पास आ जाता है और उसे हल्का हल्का मारने लग जाता है और कहता है प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, तो ये जो आज हुआ है वो क्या है। अब जाओ जिसको काओ वैनिंग का कान खींचने लग जाता है और कहता है तुम बदमाश मुझे छेड़ रहे हो। काओ वैनिंग बोलता है छेड़ा तो आपको वैन केजिंग ने है, तभी तो आपकी ये हालत है, इतनी शर्मा जो रहे हो। अब ना जाओ से बोलता है तुम तो गए और तेज कान खींचने लग जाता है। काओ वैनिंग बोलता है हाँ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करूँगा, दर्द हो रहा है मास्टर, छोड़ दीजिए ना मुझे। जाओ जिसको छोड़ देता है और कहता है ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, मैं लाओ वैन के लिए खाना बना रहा हूँ। काओ वैनिंग धीरे धीरे जाओसू से हटता है और कहता है हाँ आप बनाइए अपने लाओ वैन के लिए खाना। और ये कहते ही काओ वैनिंग वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू एक सब्जी उठा के काओ वैनिंग पे मारने की कोशिश करता है पर लगता नहीं है। जाओसू कहता है बड़ा पागल है ये लड़का। अब हमारे वैन को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल जाती है। वो बेड पे बैठता है और उसे नाइट की सारी बात याद आ रही होती है और वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग अपने शरीर को छू रहा होता है जहाँ पे अपने जाओ जिसू के दिए हुए लव बाइट रहते हैं और वैन केजिंग इतना शर्मा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। अब थोड़ी देर बाद वैन केजिंग पूरा तैयार वार हो गया होता है, नहा धोआ के ड्रेस व्रेस पहन लिया होता है मजे से, और वो सोच रहा होता है कि उसका आजू है कहाँ, वो सुबह से दिखा ही नहीं है। अब कमरे में किसी की आने की आहट होती है तो अपना वैन केजिंग बड़े ही प्यार से स्माइल करके बोलता है आजू तुम आ गए क्या। पर कमरे के अंदर अपनी मैडम वैन आई होती है। मैडम वैन कहती है नहीं तुम्हारी आजू नहीं, तुम्हारी माँ, वैसे बड़े खुश लग रहे हो तुम। वैन केजिंग कुछ नहीं कहता है और स्माइल कर रहा होता है। मैडम वैन कहती है नाइट को कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और जाओ के बीच में। और वैन केजिंग को शर्म आने लगता है और वो कहता है नहीं हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ।
वैन केजिंग की माँ कहती है हाँ अटक रहे हो, मतलब झूठ बोला है ना। मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है शर्माते हुए। और ये कहते ही वैन केजिंग की माँ वैन के गाल खींचती है। फिर मैडम वैन कहती है वैसे तुम्हारा आजू तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, आता ही होगा। मैडम वैन ये जैसे ही कहती है वैसे ही जाओ जिसू वहाँ पे आ जाता है और कहता है आता ही होगा नहीं, आ गया। और जाओ जिसू ने खाना लाया होता है वैन के लिए। जाओ कहता है गर्मा गर्म खाना लाओ वैन के लिए और मैडम वैन के लिए। मैडम वैन कहती है तुमने अपने लिए लाया होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। आजू कहता है आप खा लीजिएगा ना, मैंने बहुत बनाया है आज, मैं बाद में खा लूँगा। और ये कहते ही एक प्लेट मैडम वैन को दे देता है और दूसरा प्लेट अपने लव वैन को। वैन अभी शर्मा रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। जाओ जिसू की नज़र जैसे ही वैन पे पड़ती है तो उससे भी शर्माने लगता है। अब जाओसू कहता है खाओ ना आप लोग खाना। अब दोनों अपने खाने का प्लेट हटाते हैं, ऊपर उल्टी होने लग जाती है खाना देख के। वैन उस खाने को साइड में रखता है और बाहर चला जाता है उल्टी करने के लिए। जाओ जिसू को बहुत टेंशन हो जाता है तो मैडम वैन कहती है ओह आजू मैं बताना भूल गई थी कि वैन केजिंग मीट नहीं खाता, बचपन से ही उसका ऐसा है, वो जैसे ही मीट देख लेता है तो उसे उल्टी होने लग जाती है। अब जाओ वैन की तरफ ही देख रहा होता है जहाँ से वो गया होता है। जाओ बोलता है शायद वैन ने अगले जन्म में मुझे खाया था, इसलिए तो उसके साथ ऐसा नहीं है ना। अब जाओ जिसू मैडम वैन से कहता है माफ कीजिएगा पर मैं अभी आता हूँ। मैडम वैन कहती है हाँ आराम से जाओ। और जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है वैन के पीछे। अब हमारे बिच्छू को दिखाया जाता है जो 5 लैक्स अलाइन के महल के अंदर जा रहा होता है, मतलब वो गाओचोन के पास जा रहा होता है। बिच्छू कहता है उसने अचानक से मुझे क्यों बुलाया, इतना अर्जेंट काम क्या था जो अचानक से बुलाना पड़ गया। अब बिच्छू जैसे ही महल के अंदर जाता है और गाओचोन के पास पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे गाओचोन अकेला नहीं रहता है, उसके साथ राजकुमार जिन, सैनसेन और गाओचोन तीनों रहते हैं। और वहाँ पे पास में जाओजिंग भी खड़ा रहता है। जाओजिंग के चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट थी और वो थोड़ा उदास भी था। अब अपना बिच्छू गाओचोन से बोलता है आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, क्या काम है जल्दी बताइए। गाओचोन बोलता है क्यों नहीं, मुझे सुनने में आया है कि तुम भूत घाटी के राजा के दोस्त हो। और ये सुन के बिच्छू थोड़ा सा घबरा जाता है पर वो अपना घबराहट छुपाते हुए कहता है किसने कहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, सबका दुश्मन ही हूँ। अब बिच्छू कहता है बस इतना ही कहना था, अब मैं जाता हूँ। और बिच्छू जैसे ही जाने वाला रहता है तभी गाओचोन अपने सैनिक पे इशारा करते हैं और सैनिक बिच्छू का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। बिच्छू फिर गुस्से में कहता है ठीक है मान लिया अगर मैं वैन केजिंग का दोस्त हूँ तो, पर क्या सबूत है कि मैं वैन केजिंग का दोस्त हूँ। अब राजकुमार जिन उठते हैं और बिच्छू और वैन के बीच में जो भी बात हुई होती है ना वो सब कुछ बता देते हैं। अब राजकुमार जिन एक स्माइल देते हुए कहते हैं कुछ दिन पहले तुम वैन केजिंग से मिलने गए थे, यही बात कर रहे थे ना तुम। अब बिच्छू थोड़ा घबराने लग जाता है तो राजकुमार जिन कहते हैं अरे घबराओ मत, मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब बिच्छू एक स्माइल देते हैं और कहते हैं हाँ मैं वैन केजिंग का दोस्त हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग। राजकुमार जिन कहते हैं कुछ नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी मदद चाहिए वैन केजिंग को हराने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम शक्तिशाली हो और तुम उसके दोस्त भी हो तो हमारे बहुत काम आओगे। बिच्छू कहता है मैं मर जाऊंगा पर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब जिन कहते हैं ठीक है तो मर जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्यादा पहले से ही है, जाओ जीसू जो वैन केजिंग को मार देगा। बिच्छू कहते हैं क्या मतलब। राजकुमार जिन कहते हैं मतलब यही है कि हमने जाओ जिसू को भेजा ही इसलिए है वैन केजिंग को मारने के लिए। सही वक्त होते ही जाओ जिसू वैन को मार देगा और भूत घाटी का दरवाजा खोल देगा, जिस वजह से हम वहाँ पे जाएंगे और सारे लोगों को करवा देंगे सारे के सारे। और बेचारा वैन केजिंग वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो जाओ जिसू से प्यार जो करता है वो तो उस पर विश्वास करके कुछ भी कर देगा उसके लिए, पर अपना जाओ जिसू तो उससे प्यार नहीं करता है ना। हाँ जब विश्वास टूटता है तो बहुत बुरा लगता है ना। अब अपना बिच्छू थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि वैन केजिंग जाओ जिसू से कितना प्यार करता है। अब गाओचोन पूरे सैनिक को बुला लेता है और बिच्छू के आसपास बहुत सारे सैनिकों का घेरा हो जाता है। बिच्छू समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है पर उसे अपने दोस्त वैन को बचाना भी होता है। गाओचोन अपने सैनिक को इशारा करते हैं बिच्छू को मारने के लिए और वो सारे सैनिक बिच्छू को मारने ही वाले रहते हैं। तभी वहाँ पे जाओजिंग आ जाते हैं अपने बेटे की साइड में लड़ने के लिए और उन सबसे लड़ते भी हैं और बिच्छू को कैसे तैसे करके वहाँ से भगा ले जाते हैं। ये देख के गाओचोन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है ये जाओजिंग ने एक गद्दार का साथ दिया। अपना पास में खड़ा हुआ सैनसेन थोड़ा सा उदास रहता है और वो कहता है उसने गद्दार का साथ नहीं अपने बेटे का साथ दिया है भाई। सैनसेन बोलता है आप अपने ही भाई के बेटे को कैसे मरवा सकते हैं। गाओचोन बोलता है चुप करो और पीछा करो उनका। अब गाओचोन भी उनका पीछा करने लग जाता है।
बिच्छू ये देख के शौक रहता है कि उसके बाप ने उसको बचाया। अब जाओ जिंग जैसे तैसे करके अपने बेटे को बचा के एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उससे कहता है तुम भाग जाओ, तुम भूत घाटी के अंदर चले जाओ, तुम भूत घाटी के अंदर चले जाओ बेटा, भाग जाओ यहाँ से। बिच्छू गुस्से में अपने बाप का हाथ झटकता है और कहता है तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मेरी माँ को मारने वाले एक पल भी नहीं सोचा बलि चढ़ाने के लिए, भेज दिया ना मेरी माँ को, अब केयर क्यों कर रहे हो? ये दिखावा क्यों कर रहे हो? जाओ जिंग उदास होके बोलता है मैंने नहीं मारा है अपनी पत्नी को, मैं जानता हूँ वो अभी भी जिंदा है उस भूत घाटी के अंदर, मैं जानता हूँ वो नहीं मरी है। बिच्छू कहता है आपको कैसे पता माँ जिंदा है? जाओ जिंग कहता है मुझे सब पता है। बिच्छू कहता है कैसे पता है? जाओ जिंग एक शांत चेहरे में कहता है बहुत लंबी कहानी है बेटा, बाद में बताऊंगा, पर अभी तुम भागो, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ। अब बिच्छू वहाँ से जाने ही वाला रहता है, तभी उसके पास गाओ चोन, सेन और राजकुमार जैन और बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। गाओ चोन अपने भाई से कहता है गद्दार निकले, जब तुमने अपनी बीवी का बलि चढ़ाने का सोचा था तो मैंने सोचा था कि तुम देश के लिए बहुत वफादार हो, पर तुम तो एक गद्दार हो। अब जाओ जिंग अपने बेटे के सामने तलवार लेके खड़ा हो जाता है और उसको रक्षा कर रहा होता है। जाओ जिंग कहता है अपने बेटे को बचाने के लिए किसी को भी मार दूंगा भाई, तो दूर ही रहिएगा मेरे बेटे से। अब जिन कहते हैं वो तो देखा जाएगा कौन मरेगा कौन नहीं, और जिन ये कहते ही तलवार निकाल लेते हैं और जाओ जिंग से तलवारबाजी करने लग जाते हैं। अब जाओ जिंग राजकुमार जिन को संभाल रहा होता है और गाओ चोन और सेन अपने ही भाई के बेटे को मारने के लिए आ जाते हैं और बहुत सारे सैनिक। अब बिच्छू भी अपनी तलवार निकालता है और उन सबसे लड़ रहा होता है, पर कुछ भी हो गाओ चोन और सेन बिच्छू से काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब वो सब लड़ ही रहे होते हैं, तभी बिच्छू को अपने बाप की आवाज आती है। बिच्छू जैसे ही पीछे देखता है तो देखता है कि जिन ने उसके बाप को मार दिया है। बिच्छू भले ही अपने बाप से नफरत करता है, पर इस समय बिच्छू अपने बाप के लिए रो रहा होता है। अब सारे लोग लड़ते लड़ते खाई की तरफ पहुंच जाते हैं। बिच्छू खाई के लास्ट वाले एंड पे था और बाकी सब उसके सामने खड़े थे। बिच्छू बहुत घायल हो गया होता है, उसके पाँव से खून निकल रहा होता है, जगह जगह उसके चोटें लग गए होते हैं। अब जहाँ पे बेचारा अपना बिच्छू खाई की तरफ जाता जा रहा था और वो सारे लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बिच्छू थक के नीचे बैठ गया होता है और उससे हिम्मत ही नहीं हो रहा जा रहा था उठने का, क्योंकि उसके पाँव में बहुत तेज चोट लगा था। बिच्छू उन लोगों की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे हाथों तो नहीं मरूंगा, कुछ भी हो जाए। और ये कहते ही बिच्छू खाई के अंदर छलांग लगा लेता है। सारे खाई की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि खाई बहुत बड़ा था और नीचे पूरा पानी और पत्थर ही पत्थर थे। बिच्छू गिर रहा होता है और वो जिन की तरफ ही देख रहा होता है और बिच्छू देखता है कि जिन की आंखें एक छिपकली जैसी हो गई होती है। जिन कहता है अब तो इसके बचने के चांस ही नहीं है, हमारे हाथों मरता तो इसके लाश अच्छे से दफना देते हैं इसके बाप के साथ, पर इसकी लाश तो सार्क ही खाएंगे, चलो हमें से गिरता हुआ देखने का कोई शौक नहीं है। और ये कहते ही जिन वहाँ से चला जाता है। गाओ चोन भी जाने लगता है। सेन की आंखों में हल्का सा आंसू रहता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अपना बिच्छू आंखें बंद किया हुआ रहता है और वो कहता है वैन केजिंग माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और बिच्छू पानी के अंदर गिर जाता है और जहाँ पे बिच्छू गिरा हुआ होता है ना, उतने दूर में पूरा पानी खून खून हो गया होता है। अब हमारे वैन को दिखाया जाता है जो उल्टी करके अभी बैठा ही हुआ होता है। तभी वैन को अजीब सा एहसास होने लग जाता है और उसको लगता है कि कोई खतरे में है। वैन अपना दिल पकड़ा हुआ बैठा रहता है और वहाँ पे जाओ जिसू आता है और कहता है लावेन तुम ठीक तो हो ना, मुझे नहीं पता था तुम्हें मीट से नफरत है, माफ़ करना। और क्या हुआ, तुम अपने दिल पे हाथ क्यों रखे हुए हो, दर्द हो रहा है क्या? और वैन की आंखों में पूरा आंसू बढ़ने लग जाता है। जाओ कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अब वैन कहता है पता नहीं, कोई खतरे में है, मेरा कोई अपना मेरे से दूर जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अब कह रहा होता है नहीं लाओवेन सब ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, चलो उठो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देता हूँ, चलो। और ये कहते ही जाओ जिसू वैन को उठाता है और वैन उठ भी जाता है, पर वैन को अभी भी अजीब सा लग रहा होता है। वैन मन में बिच्छू को याद करता है और कहता है बिच्छू तुम तो खतरे में नहीं हो ना, तुम ठीक तो हो ना? अब हमें अपने बिच्छू राजा को दिखाया जाता है जो पानी की गहराई के अंदर जाया जा रहा था। अब उसी पानी के ऊपर अपने उस व्हाइट कबूतर को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। व्हाइट कबूतर जैसे किसी को कुछ कह रहा हो। अब हमें फिर से बिच्छू को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके पानी के ऊपर आया जा रहा था। बिच्छू के शरीर के नीचे एक डॉल्फिन थी जो उसे पानी के ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी। अब हमें नेक्स्ट सीन में अपने ये भाई को दिखाया जाता है जो अपने गुफा में आराम से बैठा हुआ था। तभी अपना व्हाइट कबूतर ये भाई के पास आता है और उसका कपड़ा पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। ये भाई बहुत मना करता है, पर वो कबूतर ये भाई से कुछ नहीं कह रहा होता और उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये भाई को भी हार मान के बाहर जाना ही पड़ता है। ये भाई जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है नदी के पानी के अंदर एक डॉल्फिन खड़ी है जो एक इंसान का कपड़ा पकड़ के उससे एक जगह
जगह पे रोकी हुई है। ये भाई उस इंसान को देखता है और उसके पास जाता है। ये भाई अपने कबूतर से कहता है, तुमने इसकी जान बचाई? कबूतर हाँ में सिर हिलाता है और कबूतर थोड़ा सा ना उदास सा लग रहा होता है। ये भाई बोलता है, मैंने कहा था ना कि हमें किसी भी इंसान की मदद नहीं करनी है, बस भूत घाटी के लोगों को छोड़ के। तुम जानते हो ये कौन है? कबूतर हाँ में सिर हिलाता है। तो ये भाई बोलता है, कौन है ये? फिर कबूतर कहता है कि ये वैन गेजिंग का दोस्त है। ये बात सुन के ये भाई उस इंसान को पानी से बाहर निकाल देता है और वो इंसान अपना बिच्छू राजा रहता है। ये भाई बिच्छू चेक करने लग जाता है। ये भाई कहता है, इसके शरीर में पूरा पानी भर गया है, हमें पानी बाहर निकालना पड़ेगा। और ये कहते ही ये भाई बिच्छू के शरीर पे हाथ रख लेता है और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करता रहता है। और जैसे ही ये भाई हाथ ऊपर करता है, बिच्छू के शरीर के अंदर जितना भी पानी घुसा होता है वो बाहर निकल जाता है। अब ये भाई बिच्छू के सीने पे सर रखता है और देखता है कि उसका दिल धड़क रहा है कि नहीं। ये भाई नोटिस करता है कि बिच्छू का दिल धड़क तो रहा है पर बहुत धीरे धीरे। ये भाई कुछ सोचता है, फिर इधर उधर देखता है। फिर ये भाई प्रिंस के थोड़े से होठ को खोलता है और प्रिंस को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है। और ये देख के जो अपना वो डॉल्फिन रहता है जो उस समय जाने वाला रहता है, वो जाता नहीं है और उनको ही देखने लग जाता है। और छोटे मोटे जानवर सभी ये भाई को देखने लग जाते हैं। और अपना वो वाइट कबूतर इधर उधर सर हिला रहा होता है, फिर अपने पंख से ही अपने आँखों को ढक लेता है। और अपना ये भाई जब अपने बिच्छू को सांस दे देता है तो उठता है तो देखता है कि सारे जानवर उसे ही देख रहे हैं। ये भाई चिल्ला के बोलता है, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इसको सांस की जरूरत है इसलिए मैं ये सब किया? क्या मुझे कोई शौक है क्या? ऐसे में देखो, निकलो यहाँ से सबके सब। और ये भाई जैसे ही ये बात कहता है, सारे जानवर अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं। अब ये भाई अपने कबूतर को देखता है और कहता है, तुम्हें बहुत शर्म आ रही है, अपने आंखों से अपना पंख हटाओ और जाओ जड़ी बूटी लेके आओ। और तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ। वो कबूतर हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अब ये भाई थोड़ी देर प्रिंस को देख रहा होता है, फिर प्रिंस को गोद में उठाता है और अपने गुफे के अंदर ले जाता है। अब हमें अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक टोकरी रहता है और वो जड़ी बूटी तोड़ने आया होता है ताकि वो वैन को सूप बना के दे सके उन जड़ी बूटियों का। अब जहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जहाँ पे अपना वैन जड़ी बूटियाँ उगाता है, वहाँ पे अपना जाओ जिसू गया होता है। जाओ जिसू जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, वो थोड़ा दूर ही रहता है, तो वैसे ही देखता है कि अपना वाइट कबूतर 2-3 जड़ी बूटियाँ तोड़ रहा होता है। वाइट कबूतर को देख के अपने जाओ जिसू को याद आता है कि ये भाई के पास भी एक वाइट कबूतर था। अब जाओ जिसू मन में कह रहा होता है, ये कहीं ये भाई का वाइट कबूतर तो नहीं? तभी तो ये हमारी इतनी मदद करता है। ये भाई अभी भी भूत घाटी की मदद कर रहा है मतलब। अब अपना जाओ जिसू उस कबूतर से बात करने के लिए उसके पास जाने वाला ही रहता है, तभी वो कबूतर उड़ जाता है। अपना जाओ जिसू हल्का सा भागता है और उस कबूतर को चिल्ला के कहता है, हे रुको वाइट कबूतर, ये भाई के कबूतर। पर ये भाई के कबूतर को कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि वो बहुत दूर उड़ गया होता है और वो वहाँ से चला जाता है जड़ी बूटी लेके। जाओ जिसू थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है, क्यों चला गया? मैं अपने भाई से कब मिल पाऊँगा? पर मुझे पूरा ये उम्मीद है मेरा भाई अभी भी जिंदा होगा और वही मेरी मदद कर रहा है। और वो ख़राब राइटिंग वाली किताब जिसमें 3 टेल वाली लोमड़ी के बारे में लिखा था, वो पक्का ये भाई ने ही लिखा था इन लोगों की मदद करने के लिए। अब अपना जाओ जिससे एक स्माइल करता है और जड़ी बूटी तोड़ने लग जाता है। अब अपना वाइट कबूतर ये भाई के पास चला जाता है और वो जड़ी बूटी दे देता है। अब ये भाई उस कबूतर को धन्यवाद कहता है और उस जड़ी बूटियों को मिला के उनको कूट के उनका रस बना के एक काढ़ा जैसा कुछ बना देता है। ये भाई प्रिंस को अपने गोद में सुलाता है, उसका सर थोड़ा सा ऊंचा करता है और उसे वो जड़ी बूटी पिलाने लग जाता है। अब वो कबूतर ना ये भाई से प्रिंस की हालत के बारे में पूछ रहा होता है। ये भाई कहता है, इसको बहुत चोटें लगी थी पर मैंने इसकी पट्टियाँ कर दी है, ये ठीक हो जाएगा और ये जड़ी बूटी इसके चोट को जल्दी बढ़ने में मदद करेगी, तो तुम टेंशन मत करो, ये ठीक हो जाएगा। फिर ये भाई थोड़ा सा शांत रहता है, फिर वो कहता है, वैसे तुमने कहा था कि ये नए वैन गेजिंग जो नए भूत घाटी का राजा है उनका दोस्त है, पर ये भूत घाटी से बाहर कैसे आया? क्योंकि वहाँ पे तो बॉर्डर बना हुआ है ना। अब कबूतर ये भाई को बताता है कि ये बॉर्डर के बाहर रहता है, फिर भी वो वैन का दोस्त है। अब अपना ये भाई थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, अब के वाले वैन गेजिंग ने बाहर के लोगों से दोस्ती कर ली। बड़ा भोला है, उस पे ही खतरा होगा, पर अब कोई बात नहीं क्योंकि मेरा जाओ उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि चेहरे पर एक प्यार सी स्माइल रहती है। कहानी अपने वैन पे शिफ्ट होती है। जो ना अपने बिच्छू के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, तभी कमरे में अपना जाओ जिसू आता है जो वैन के लिए काढ़ा लाया होता है। जाओ जिसू वैन के टेबल पे वो काढ़ा रख देता है और कहता है, ये जल्दी से पी लो ताकि तुम्हारा हेल्थ एकदम सही रहे। जाओ जिसू देखता है कि वैन किसी को लेटर लिख रहा है। जाओ जिसू जब वैन से पूछता है तो वैन उस लेटर को छुपा देता है और कहता है, नहीं ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा था। जाओ कहता है, ठीक है नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। वैन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है आजू, पर मैं ऐसे ही लिख रहा था, मुझे अच्छा लगता है लेटर लिखना इसलिए। अपना जाओ जिसू कहता है,
ओ, तुम्हें लेटर लिखना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए लिखो ना एक रोमांटिक सा लेटर प्लीज। ये बात सुन के वैन जाओ की तरफ ही देखने लग जाता है और कहता है हाँ क्या? जाओ कहता है हाँ क्या नहीं, मेरे लिए भी लिखो ना एक रोमांटिक सा लेटर में बहुत सारे प्यार की बातें हो। और ये कहते हैं ना अपना जाओ जैसे क्यूट सी स्माइल दे रहा होता है। अपना वैन उस काढ़े को पीने लग जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। जाओ जिसु फिर वैन के सर पे हल्का सा मारता है और कहता है लाओ वैन, तुम ना बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो। अब अपना वैन कहता है पता नहीं आजो कि तुम्हें कल से हुआ क्या है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो हमेशा कहते थे कि मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा छूना, दूर रहो मेरे से। और अब तुम खुद ही मेरे पास आ रहे हो और खुद ही मेरे से इतने रोमांटिक बातें कर रहे हो, मुझे तो अब तुमसे डर लग रहा है कि तुम मेरे आंसू हो कि नहीं। अपना जाओ धीरे धीरे वैन के पास आने लगता है और कहता है मैं जाओ नहीं हूँ। वैन कहता है क्या? जाओ कहता है हाँ मैं जाओ नहीं हूँ। फिर जाओ वैन को ना नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं तो एक भूत हूँ जो तुम्हें खाना चाहता हूँ। और ये कहते ही जाओ वैन को हल्का हल्का बाइट करने लग जाता है हर जगह। अब ना वैन कह रहा होता है आजू मत करो, मुझे हंसी आ रही है। और हाँ दोस्तों, अपने कान में एक ऐसा यंत्र डाल लो जिस वजह से बाहर के लोगों को इस एफएफ की आवाज ना आए, नहीं तो छितर पड़ जाने। अब अपना जाओ थोड़ा सा ऊपर होता है, उसके चेहरे पे अपना चेहरा लाता है और कहता है हंसी आ रही है। वैन हाँ में सर हिलाता है। जाओ कहता है तो ठीक है। फिर जाओ वैन को लिप पे किस करने लग जाता है। अब अपना वैन भी जाओ को किस करने लग जाता है। फिर वैन जाओ के बैग को पकड़ता है, उसको धीरे से उठा लेता है और अपने गोद में बैठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। अब वैन किस करते करते ही अपने जाओ को जमीन पे लेटा देता है और उसके नेक पे किस करने लग जाता है। वैन जाओ के कमर की बेल्ट को लूज करता है और उसके चेस्ट पे हाथ ले जाता है और अपना हाथ वहाँ पे रफ करने लग जाता है। अब जाओ अपना कंट्रोल खो रहा होता है और उसके प्लेजर की आवाज आने ही वाली रहती है, तभी अपना वैन केजिंग जाओ के लिप पे अपना हाथ रख लेता है ताकि जाओ कोई आवाज ना करे। जाओ की सांसें गहरी हो गई होती है और अपना वैन उतने ही तेजी से किस किया जा रहा था। अपने जाओ की सांसें बहुत भर गई होती है। जाओ जिसु वैन का हाथ पकड़ लेता है और अपने चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर अब वैन केजिंग हाथ हटाने ही नहीं देता है और उसे जा रहा होता है। अब वैन केजिंग जाओ के चेस्ट पे आता है और उसे किस करने लग जाता है। अब ना वैन केजिंग जाओ को लिक किया जा रहा था, सक किया जा रहा था और उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से किस किया जा रहा था। अपना जाओ जिसो वैन के बालों को पकड़ लेता है और उसके बालों पे अपना हाथ फेरने लग जाता है, जिस वजह से वैन केजिंग के बाल खुल गए होते हैं। जाओ ने अपने दोनों पाँव वैन केजिंग पे लपेट लिए होते हैं और उसकी सांसें बहुत गहरी हो गई होती है। जाओ जिसो की प्लेजर की आवाज आ भी रही होती है, पर वैन केजिंग ने हाथ रखा हुआ होता है, इस वजह से ज्यादा आवाज नहीं आ रही होती है। अब अपना जाओ जिसो कंट्रोल ना होने की वजह से वैन केजिंग के हाथ पे बाइट कर लेता है, जिस वजह से वैन केजिंग के हाथ से खून निकलने लग जाता है और वैन की एक खून की बूंद जाओ के लिप पे पड़ जाती है। जैसे ही जाओ के लिप पे वैन की खून पड़ती है, वैसे ही जाओ को पता चल जाता है वो खून है। जाओ फटाफट वैन का दे देता है, खड़ा हो जाता है और अपने लिप से वैन का खून हटाने लग जाता है। जाओ जिसको पागलों की तरह अपना लिप रफ किया जा रहा होता है और वैन केजिंग ये देख रहा ही होता है। वैन केजिंग को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से जाओ जिसू ने इतना तेज धक्का दिया क्यों उसको। जाओ जिसू अब मन में कहता है हाँ, सही टाइम पे मैंने खून साफ कर दिया, अगर मैं उसे थोड़ा सा भी टेस्ट कर लेता तो मैं अपने वैन केजिंग को मार डालता। अब जाओ वैन की तरफ देखता है जो उसे घूर के देख ही रहा होता है अजीब तरीके से। जाओ कहता है वो खून मुंह के अंदर जा रहा था, मुझे खून से थोड़ी सी ना एलर्जी सी है। अपना जाओ अटक रहा होता है तो वैन बोल रहा होता है अटक क्यों रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो क्या? जाओ कहता है नहीं झूठ नहीं बोल रहा। वैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं। जाओ कहता है माफ़ करना, मैंने इतने अच्छे मोमेंट को ख़राब कर दिया। वैन कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ काम था, मैं चलता हूँ। वैन केजिंग अपना बाल सही करता है और स्लेटर को जाओ से नज़रों से बचते हुए अपने कपड़े में डाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ को एक प्यारी सी स्माइल देख के जाओ वैन को रोकना चाहता था, पर वो रोक ही नहीं पाता है। जाओ कहता है कितने अच्छे मोमेंट को खराब कर दिया मैंने। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो जंगल के अंदर गया होता है। वैन एक खरगोश को इशारा करता है और वो खरगोश वैन के पास आ भी जाता है। वैन उस खरगोश को एक गाजर देता है और कहता है तुम मेरा एक काम करोगे? खरगोश कहता है हाँ। वैन फिर उस खरगोश को वही लेटर दे देता है और कहता है ये ना बिच्छू राजा के कमरे में रख देना, तुम जानते हो ना वो बिच्छू राजा कौन है। अब अपना वो खरगोश ना हाँ में इशारा करता है। अब वैन उस रेबिट के सर पे किस करता है और कहता है थैंक यू। अपना खरगोश खुशी खुशी अपना गाजर और वो लेटर लेके वहाँ से चला जाता है। अपना वैन केजिंग वहाँ से जाने ही वाला रहता है, तभी वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिसो कहीं पे जा रहा होता है। जाओ जिसो चुपचाप चल ही रहा होता है। वैन केजिंग एक स्माइल देता है और अपने जाओ जिसो के पीछे जाने लगता है। अपने जाओ जिसो को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा होता है मुझे जहाँ तक याद है मैंने अगले जन्म में वैन केजिंग के लिए घर यहीं कहीं बनाया था, अब वो मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा है, और आंटी जी की लाश
जहाँ पे दफनाई गई थी वो जगह भी उसी घर के पास था। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। और ये कहते ही जाओ जिसू उस घर को ढूंढ रहा होता है। अब ना जाओ जिसू चला जा रहा होता है और वैन केजिंग चुपके उसका पीछा कर रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है ये आंसू जा कहाँ पे रहा है। अब अपने ना जाओ जिसू को वो घर दिख जाता है। जाओ जिसू उस घर के पास जाता है तो उसकी आंखों में हल्का हल्का आंसू आने लग जाता है। जाओ जिसू अपना आंसू साफ करता है और उस घर को एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखता है। अब ना जाओ जिसू उस घर के अंदर चला जाता है तो देखता है जब ये भाई ने वैन केजिंग और जाओ के लिए खाना लाया होता है और वो जिस चीज में खाना लाया होता है ना वो अभी तक उस घर के अंदर ही रहती है। अब जाओ जिसू उस घर को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जाओ जिसू उस घर के हर एक दीवार को बहुत ही प्यार से छू रहा होता है और उसकी आंखों में नमी भी रहती है। जाओसू जैसे ही रोने वाला था तभी उसके पीछे वैन केजिंग हाथ रख देता है और कहता है आजू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैन की आवाज सुनते ही फटाफट जाओ जिसू वैन को गले लगा लेता है और हल्का हल्का रोने लग जाता है पर वो आवाज नहीं करता बिल्कुल भी। अपना वैन एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है क्या हुआ आजू तुम मुझे इतने टाइट क्यों हग किए हो, ऐसा लग रहा है कि हग करके ही मार डालोगे। जाओसू अपना आंसू साफ करता है और वैन से दूर हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना लाओ वैन। वैन कहता है नहीं तो और आजू से अपनी नजर हटा लेता है। अब जाओ जिसू वैन का गाल पकड़ लेता है अपने आंखों के पास लाता और कहता है पीछा कर रहे थे ना। अब वैन एक प्यारी स्माइल देता है और कहता है हाँ कर तो रहा था। अब ना जाओ जिसू वैन का गाल छोड़ देता है और कहता है पागल कहीं के, वैसे लाओ वैन तुम इस घर में आए हो क्या। अब वैन शांत हो जाता है और इस घर को देखने लग जाता है। वैन कहता है बहुत पहले आया फिर उसके बाद में कभी नहीं आया। इस घर के अंदर आते ही पता नहीं एक अजीब सा दर्द होता है, दिल में रोना आता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, पर ये घर मुझे बहुत उदास कर देता है। अब अपना जो जाओ रहता है ना वो वैन को ही देखा जा रहा होता है। वैन फिर जाओ की तरफ देखता और कहता है ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। अब ना जाओ जिसू का चेहरा एकदम शांत था, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। जाओ धीरे आवाज़ में कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लाओवेन, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। और ये कहते ही जाओ जिसू वैन को गले लगा लेता है। वैन कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है आजकल। जाओ कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं। अरे कहते ही जाओ जिसू फिर वैन की तरफ देखता और कहता है मुझे किस करो। वैन फिर से कहता है हाँ क्या। जाओ कहता है यार तुम हर बार शौक क्यों हो जाते हो और क्यों करते हो। हाँ क्या, कैसे तो मांगा है, कौन सा तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग ली। और ये कहते हैं जाओ जिसू ना मुंह फुला लेता है। वैन कहता है ये हरकतें कब से सीखी आपने। जाओ जिसू हंसता है और कहता है बचपन से, चलो फटाफट किस करो। वैन क्यूट सा फेस बना के बोलता है नहीं करूँगा। जाओ बोलता है कर दो ना। वैन कहता है नहीं करूँगा। जाओ को ना पुरानी बातें याद आ रही होती है, जैसे वो जाओ जिसू वैन से लास्ट किस मांग रहा होता है, जाओ को वही याद आ रही होती है। अब जाओ की आंखों में आंसू भर जाता है और वो कहता है एक बार कर दो ना। अभी ना जाओ जिसू का एकदम आवाज़ रोने वाला हो गया होता है और उसके आंखों से आंसू भी आ रहा होता है। ये वैन देख के घबरा जाता है और कहता है आंसू तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। अब जाओ हंसता है और कहता है नहीं मैं नहीं हंस रहा, मुझे किस करो। पर अभी भी उसकी आंखों में आंसू ही रहता है। वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वैन फटाफट जाओ को अपने गोद में ले लेता है और उसे किस करने लग जाता है। अब जाओ वैन को किस तो कर रहा होता है पर उसको पहले की बातें भी याद आ रही होती है। जाओ फूट फूट के रोने लग जाता है और किस करना बंद कर देता है। वैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जाओ को हुआ क्या है। वैन जाओ को गले लगा लेता है और कहता है आजू तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कल भी रो रहे थे आज भी रो रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ ना आजू, मैं तुम्हारा अपना हूँ ना, प्लीज़ बताओ मुझे। पर जाओ अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है और वो रो रहा होता है। जाओ के रोते रोते उसकी पूरी नस दिखाई देने लग जाती है। वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वैन जाओ को हाथ देता है और कहता है उठो मैं तुम्हें एक प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ। जाओ कुछ नहीं कह रहा होता है और अभी भी रो रहा होता है। वैन कहता है अरे यार कितने गंदे हो गए हो आप, हाथ तो दो मुझे। जाओ फिर वैन से नजरें भी नहीं मिलाता है और अपना हाथ वैन के हाथों पे दे देता है। जाओ फिर वैन को उठा देता है और पूरे कमरे को फूल में कन्वर्ट कर देता है। रेड एंड पिंक बहुत सारे कलर के फूल रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। जाओ जिसो उन फूलों को ही देखने लग जाता है। वैन कहता है एक मिनट मैं तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ। वैन कैसे कहता है आ जाओ दोस्तों मदद करो मेरे जाने मन को खुश करने के लिए। अब बहुत सारे ना जिंगुर अंदर आने लग जाते हैं। वो होते हैं ना जो अंधेरे में रोशनी देते हैं, छोटे छोटे जिंगुर, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता तो माफ़ कीजिएगा। अब वो सब उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब वैन केजिंग अपने हाथों से जादू करके पूरे कमरे में जितने भी विंडोज़ और गेट होते हैं ना उन सबको सील कर देता है, जिस वजह से कमरे में बहुत अंधेरा हो जाता है और जिंगुर की रोशनी उस कमरे को रोशन कर रही होती है और फूल और जिंगुर की रोशनी
उस कमरे को बहुत ही सुंदर बना रही होती है। जाओ जिसू तो उन सबको देखा ही जा रहा होता है, उन सब चीज़ों को बड़े प्यार से देखा जा रहा होता है। और सबसे प्यारा तो अपने जाओ जिसू को वैन केजिंग का चेहरा लग रहा होता है। अपने जाओ जिसू के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहती है, जिस वजह से अपने वैन केजिंग को भी खुशी मिलती है। अपने वैन केजिंग अपने जादू से जाओ जिसू पे फूलों की बारिश करने लग जाता है और जाओ जिसू तो उन फूलों का मजा ही ले रहा होता है। अब जाओ जिसू मजे से गोल गोल घूम रहा होता है और उन फूलों को अपने शरीर पे आने देता है और अपना वैन केजिंग जाओ जिसू को ये बच्चों वाली हरकतें करते हुए देख के मुस्कुरा रहा होता है। अब कहानी शिफ्ट सैनसन पे होती है, जो गाओचो उनको कह रहा होता है, आप पागल हो गए हैं क्या भाई? आप उस राजकुमार जिन की इतनी बात क्यों सुन रहे हैं? आपने राजकुमार जिन के कहने पे अपने भाई को भी मरवा दिया, उनके बेटे को भी मरवा दिया, और अब आप चाहते क्या हैं? आप भूत घाटी पे हमला करना चाहते हैं, वैन केजिंग को यहाँ पे बुला के और उससे जाल में फंसा के। राजकुमार जिन आपके दिमाग से खेले जा रहे हैं गाओचोन भाई, और आप खेलने दे रहे हैं। अभी गाओचो ना कुछ नहीं कह रहा होता है सैनसन से, और यही कह रहा होता है कि हमें राजकुमार जिन की बात माननी चाहिए। सैनसन वैसे तो हमेशा डरा हुआ रहता है, पर आज थोड़े से गुस्से में था और वो कहता है नहीं माननी चाहिए, हमें राजकुमार जिन की बात नहीं माननी चाहिए। हम अमन और शांति चाहते हैं ना? आपको क्या लगता है अगर हम भूत घाटी पे हमला कर देंगे तो हमें अमन और शांति मिलेगा? नहीं, हमें वो जान से मार डालेंगे। हमें अमन और शांति चाहिए तो हमें उनसे समझौता करना पड़ेगा। अब गाओचन सैनसन को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं तुम बहुत चिल्ला रहे हो सैनसन। और गाओचन की आंखें अजीब सी होने लग जाती है, मतलब ना हल्की सी रेड आइज देख के सैनसन सीधा हो जाता है और कहता है गाओचन भाई। और गाओचन और कुछ नहीं कहता है, वहाँ से चला जाता है। गाओचन के जाते ही सैनसन एक कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है गाओचन भाई के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर उस राजकुमार जिन ने उसके साथ कुछ किया है। अब हमें गाओचन को दिखाया जाता है जो राजकुमार जिन के पास पहुंचे होते हैं। राजकुमार जिन गाओचन के शरीर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अच्छा काम किया मेरे प्यारे, मैंने तुम्हें अपने बस में करके बहुत अच्छा किया। हाँ, अब तुम मेरे मोहरे बनोगे भूत घाटी को तबाह करने के लिए और बाई को बाहर निकालने के लिए। अब राजकुमार जिन कहते हैं बाई मैं तुम्हें आज़ाद करने आ रही हूँ। और अभी राजकुमार जिन की आईज फिर से वो छिपकली टाइप की हो गई होती है और अपने गाओचन की आंखें हल्की सी रेड हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। और अभी जो अपना गाओचन रहता है ना, वो लाइक एक स्टेचू की तरह था, ना आंखें हिला रहा था ना ही कुछ बोल रहा था, एकदम सीधे। अब हमें मैडम वैन को दिखाया जाता है, मतलब वैन केजिंग की माँ को। वैन केजिंग की माँ बिच्छू की माँ से मिलने गई होती है। वैन केजिंग की माँ जैसे ही बिच्छू की माँ के कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि बिच्छू की माँ रो रही है। मैडम वैन कहती है तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? अब बिच्छू की माँ रोते हुए कहती है ऐसा लग रहा है कि जाओ जिन को कुछ हुआ है, मेरे पति को कुछ हुआ है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और अभी बिच्छू की माँ को रोता हुआ देख के मैडम वैन बिच्छू की माँ को गले लगा लेती है और कहती है मैं पता लगाती हूँ कि जाओ जिन को क्या हुआ है, तुम रो मत, तुम आराम कर लो। अब बिच्छू की माँ हाँ में सर हिलाती है और एक वन टेल वाले लोमड़ी में बदल जाती है। मतलब बिच्छू की माँ भी उन्हीं जानवरों में से है जो इंसान का रूप ले सकती है। अब हमें जाओ जिन को दिखाया जाता है जो एक 3 साल के बच्चे को अपने हाथों से पकड़ के उसे चलना सिखा रहे होते हैं। तभी जाओ जिन की पत्नी आती है और कहती है इतने जल्दी ये थोड़ा ना चल पाएगा, आप ऐसे क्यों चला रहे हैं इसे? जाओ जिन कहता है मेरा बेटा बहुत जल्दी चलना सीखेगा और देखना ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। जाओ जिन उस बच्चे को देखते और कहते हैं करोगे ना बिच्छू मेरा नाम रोशन। अब अचानक से जो अपना बिच्छू रहता है ना, उसकी नींद खुल जाती है। मतलब बिच्छू वो सब सपने में देख रहा था। बिच्छू गहरी सांस लेता है और कहता है सबको अपने बचपन की बात याद नहीं रहती, पर मैं जब 3 साल का था तब से मुझे सारी बातें याद है। अभी बिच्छू की आंखों में हल्का सा आंसू रहता है, वो अपना आंसू साफ करता है और आसपास देखने लग जाता है। बिच्छू कहता है मैं यहाँ पे कैसे आया? अब पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है मेरी पूरी किस्मत तुम्हें यहाँ पे ले आई। और वो अपना ये भाई रहता है। ये भाई बिच्छू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है सही है, तुम्हें जल्दी होश आ गया, मुझे नहीं लगा था कि तुम बच पाओगे, पर तुम बच गए। मतलब तुम बहुत मोटी चिमरी हो, इतने जल्दी नहीं मरने वाले। वैसे तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? बिच्छू कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है आपने मेरी जान बचाई। ये भाई बोलते हैं तो और कोई दिख रहा है क्या तुम्हारी जान बचाने के लिए? बिच्छू कहता है नहीं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। और ये कहते ही बिच्छू उठने की कोशिश करता है। ये भाई बोलता है अरे उठो मत, ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाओगे, पाँव में बहुत गहरी चोट लगी है, कम से कम 6-5 दिन तो आराम कर लो। बिच्छू कहता है नहीं मेरे दोस्त को बचाना है, उसकी जान खतरे में है। अब ये बात सुन के ये भाई मन में कहता है इस लड़के का दोस्त तो अपना नया भूत घाटी का राजा है ना, तो क्या उसकी जान खतरे में है? और